हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है। इससे पहले की क्लास में हमने हिंदी पेडागोजी के 15 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करवाया था और निश्चित रूप से वो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। सीटेट पास करना आपके लिए इतना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे आपको बीपीएससी की कोई वैकेंसी ना दिखे तो बीपीएससी की वैकेंसी अगस्त में दिखाई देने वाली है। इसके लिए आपको सीटेट चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो, पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी क्रम में हमने पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट आज फर्स्ट को लेकर आया है, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहली आज हम पहला ही प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो पहला ही प्रश्न है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो, यहाँ पे क्या है, आगे भरना है आपको, से भरपूर हो। यानी कि बात किसकी कर रहा है? भारोत्तोलक की। किसकी? तो जो जिम्नास्ट होते हैं, भारोत्तोलक होते हैं, उन्हें हम जिम्नास्ट भी बोलते हैं। तो जो भारोत्तोलक हैं उनको ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है उन्हें ही। तो कह रहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें कैसा आहार लेने की आवश्यकता है, किस चीज़ से उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, किस चीज़ से भरपूर होनी चाहिए। तो देखते हैं, ये देखते हैं कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है, विटामिन है और प्रोटीन है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत ऊर्जा देता है। अगर किसी को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट ले, जैसे केला खाते हैं इंसान, क्या करता है? तुरंत केला खाता है। केले में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो यानी कि तुरंत एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात किसकी है कि आपको मांसपेशियाँ बनानी है, बॉडी बनाना है आपको। तो इसके लिए आप फैट क्या होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट तुरंत देता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर बात करें तो फैट देता है। लेकिन आपको बॉडी, मांसपेशियों को और बॉडी मास बनाने के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों को आप समझ के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न क्या है आज का हमारा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, रेखा की माँ, आगे खाली स्थान है, के लिए रोज़ाना तालाब से पानी में फिटकरी डालती है। यानी कि क्या करती है रेखा की माँ? तो रेखा की माँ जो है, आगे भरने है आपको, के लिए रोज़ाना तालाब से लाए, यानी कि तालाब से जो पानी लाती है, तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तालाब से पानी लाती हैं ये, और उसमें क्या करती हैं? तो फिटकरी डालती हैं। अब पूछ रहा है प्रश्न यह कि वह क्यों डालती हैं, किस कारण से डालती हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा, हल्के निलंबित द्रव्यों को अवसादित करने के लिए, यानी कि जो हल्के निलंबित अपद्रव्य हैं उनको अवसादित करने के लिए, अलग करने के लिए। बी है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। या फिर सी, पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए। और डी है कि पानी को रंगहीन करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और अब फिटकरी डालने से इसके रोगाणु नहीं नष्ट होते हैं, बल्कि ऑप्शन ये हमारा क्या होता है, सही है कि क्यों डालती हैं। तो जो उसमें हल्के निलंबित अपद्रव्य होते हैं उनको अलग कर सकती हैं, अवसादित करने के लिए वो क्या करती हैं? तो उस तालाब के पानी में, तालाब से लाए हुए पानी में क्या फिटकरी डालती हैं। अब आगे देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न आज का कि क्या कहता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को बढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक की रचना सबसे प्रभावी होगी। प्रश्न थोड़े बड़े होंगे, लेकिन आपको प्रश्न, ना तो बड़े प्रश्न देखकर घबराना और ना ही बड़ा आंसर देख के घबराना है। ठीक है, आपको पेशेंसली पढ़ना है प्रश्नों को और उत्तर को। आपको एकदम वैसे ही उत्तर आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को बढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए, अब फूड चेन की बात करें, खाद्य श्रृंखला को, उसकी संकल्पना को बढ़ाना है और विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता हो, इसके लिए शिक्षक क्या करेगा सबसे ज़्यादा, कौन सा कार्य करेगा कि जिससे उससे विद्यार्थियों की भागीदारिता ज़्यादा हो जाए फूड चेन को, संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए ऑप्शन ए देखते हैं। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना क्या,
अगर श्यामपट्ट पर चित्र बने हुए खाद्य सामग्रियों के और उनके उदाहरणों को अगर विद्यार्थियों से लिखने के लिए कहा जाए तो उनकी भागीदारिता बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। आगे देखते हैं सी, विभिन्न आवाज़ों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना है। तो क्या ऐसा है कि जो विभिन्न आवाज़ में चलती हैं उन खाद्य श्रृंखलाओं को खोजो? ऐसा भी संभव नहीं है। डी है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है? बी है। देखिए पॉजिटिव, प्रश्न पॉजिटिव है अगर, तो आंसर भी आपका 100% क्या होगा, मतलब 100 क्या 90% चांसेस रहते हैं कि आपके जो आंसर्स भी पॉजिटिव ही होंगे। तो देखिए एक ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि जीवों का प्ले कार्ड बनवाइए और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए, कहाँ, यानी कि माइंड लेवल पे सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहना ही क्या होगा, उनकी संकल्पना को बढ़ाएगा, उनकी भागीदारिता को बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है हमसे। तो चौथा प्रश्न है कि रेत और नमक के मिश्रण को, तो क्या है मिश्रण? रेत है और एक तरफ नमक है, और इनके मिश्रण को पृथक करने के लिए, अलग करने के, पृथक का मतलब क्या हो गया, अलग करने के लिए। तो रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? यानी कि ये 4 क्रम है, इनमें से हम किसका उपयोग करेंगे, किसको अलग करने के लिए? रेत और नमक को अलग करने के लिए। तो देखिए वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या फिर निस्यंदन, या फिर भी क्या है, निस्तारण करेंगे, अवसादन करेंगे, वाष्पन या निस्यंदन करेंगे, या फिर क्या है, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या वाष्पन। और डी दिया है हमारा निस्यंदन, फिर निस्तारण, तब जाके वाष्पन, और अब तब लास्ट में हम अवसादन करेंगे। हमारा डी आंसर ही क्या है, सही है कि सबसे पहले हम रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए हम निस्यंदन करेंगे। निस्यंदन मतलब छानना होता है, फिर निस्तारण करेंगे, तब जाके वाष्पन, वेपोराइजेशन की प्रक्रिया होगी, और वेपोराइजेशन के बाद से अंतिम में अवसादन की जो है प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कहता है। तो पांचवा प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद, यानी कि प्रकरण कौन सा, श्वसन पढ़ा रही है, पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। शिक्षिका विज्ञान की है और वह क्या पढ़ा रही है, श्वसन पढ़ा रही हैं। और इसको पढ़ाने के बाद यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? यानी कि विज्ञान की शिक्षिका है, श्वसन प्रकरण पढ़ा रही हैं और देख रही हैं कि विद्यार्थी जो है श्वसन और सांस लेने में डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो यह किसके कारण हो सकता है? तो आइए देखते हैं किस कारण हो सकता है। यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं। जब कहा जा रहा है कक्षा अध्यापिका होने से हाँ कोई संबंध नहीं है। बी क्या है कि बी है कि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। ऐसा भी नहीं कि विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे से समझ नहीं सके। क्यों? क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि श्वसन प्रकरण ही पढ़ाया जा रहा है आपको, और बताया जा रहा है कि श्वास लेना और फिर श्वसन और सांस लेने में वह अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। सी क्या है, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ये भी कोई इसका आंसर नहीं हुआ, बल्कि डी देखते हैं। डी ही हमारा आंसर है। क्या है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। यानी कि गलती किसकी है, शिक्षिका की है कि वह जो है सही तरीके से जो श्वसन प्रकरण पढ़ा रही हैं उस संकल्पना को बच्चों में अच्छे से वो व्याख्यायित नहीं करी, व्याख्या ना कर सकी, बता ना सकी कि बच्चे श्वसन क्या होता है और सांस लेना क्या होता है, इसको वो अच्छे से व्याख्यायित ना कर सकी, बता नहीं सकी हैं। तो इसीलिए बच्चे क्या, जब बच्चों की संकल्पना ही सही नहीं है श्वसन को लेकर के, जब उनका कॉन्सेप्ट, संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट हो गया, तो जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है फिर बच्चा आगे क्या ही समझ पाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को कुछ भी पढ़ाएं आप, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा तो फिर चीज़ों पे क्या खुद ब खुद वह वहाँ पे रुचि बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। यानी कि भोजन बनाने का तरीका दिया गया है और कौन सा सबसे अच्छा है वही बताना है हमें। ए है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। यानी कि भाई नदी का पानी बहता, झरने का पानी है, झील का पानी, यानी चलते पानी में उसको धोना। तो ये क्या हमारा सही होगा? नहीं, ये हमारा खाना बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। और यह जो है हमारे रोज़मर्रा की दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। क्या है ये? दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है हमारा। बी क्या है, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। क्या हम लोग सब्जी काटते हैं और उससे पहले हम लोग धूप में रखने आते हैं? बिल्कुल नहीं।
बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तले हुए पकाना बिल्कुल नहीं ऐसा, क्योंकि तलेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होगी ऑयल से। तो आगे हमारा डी क्या है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। यही बेस्ट वे है कुकिंग का, फूड का, यानी कि भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोइए, पहले धोना है और फिर तब जाके काटना है सब्जियों को, और काटने के बाद से आप पका लीजिए। ये बेस्ट वे होता है कुकिंग का। नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा, कि 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखते हैं 7वां प्रश्न, कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, यानी कि वायु प्रकरण पढ़ा रही हैं, पर्यावरण की इन्वायरमेंट की शिक्षिका हैं, वायु प्रकरण पढ़ा रही हैं और वह कह रही हैं कि वायु में क्या होता है, भार होता है, और वह जगह क्या करती है, वह जगह जो है घेरती है, होगा क्या होगा, जगह घेरती है, खेलती नहीं बल्कि जगह घेरती है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, जगह घेरती है। उसकी सहयोगी उसे उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाती हैं, इनकी कोई सहयोगी हैं और इस उद्देश्य के लिए उन्हें 4 गतिविधियां सुझा रही हैं। तो देखते हैं क्या क्या गतिविधियां सुझाया गया है इनको। तो खाली बाल्टी, बीकर पानी के सतह के, यानी कि खाली बाल्टी जो है और उसमें बीकर है, खाली बाल्टी का एक बीकर है और उसमें पानी की सतह के ऊपर, इनके पानी का सतह सरफेस है उसके ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। क्या करें, उसे नीचे धकेलें। ऑप्शन ये हमारा क्या है, बी है। ये हमारा ऑप्शन क्या है, तो बी है और ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बी, ऑप्शन सी और ये ऑप्शन हमारा डी होगा। और ये क्या है, आगे अभी देखते हैं, हम बताएंगे। तो क्या है, ऑप्शन ए में है कि खाली बाल्टी बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें, यानी कि खाली बाल्टी जो है बीकर, इसको हम पानी की सरफेस के ऊपर रखें और फिर क्या करें, उसे नीचे हम धकेलें। अच्छा, आगे देखते हैं, तब हमें क्या पता चलेगा कि वायु में, एयर में क्या होता है, भार होता है। आगे देखते हैं, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। अच्छा, जब आप लोग पीते होंगे ना, जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो क्या इसके माध्यम, जो स्ट्रॉ होता है, जो पाइप लगी होती है उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं, तो उसके माध्यम से जूस को खींचना, तो क्या इससे हमें पता चलेगा कि वायु में भार होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या है, गुब्बारे में हवा भरना, तो क्या इससे पता चलेगा कि वायु में भार है, गुब्बारे में अगर हवा भरते हैं तो? नहीं। अब डी देखते हैं, क्या है कि धूप भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से, धूप भरे हुए गुब्बारे को क्या करें, एक छड़ से बांधें। क्या करें, एक छड़ से हम उन्हें बांधें, बांध देंगे, किससे, तो एक छड़ से बांध देंगे धूप भरे हुए गुब्बारे को। ठीक है, और क्या करेंगे हम, और साम्य अवस्था में ले आएंगे, तब तक किसी एक गुब्बारे को छोड़ दें, यानी कि जो है ये क्या होगा, 2 भरे हुए गुब्बारे हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है, दो भरे हुए गुब्बारे हैं और एक को छड़ से आपने बांध दिया, और साम्य अवस्था मतलब उसको जो है पहले की अवस्था में लाने के लिए किसी एक गुब्बारे को छोड़ दें। तो अब देखिए क्या है, अब दिया है कि गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणाम को प्रदर्शित करेंगी। या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि जो ये गतिविधियां 4 दी गई हैं, इनमें से कौन सी गतिविधि है जो वांछित परिणाम को प्रदर्शित करेगी। तो हमारा वांछित परिणाम अगर देखा जाए तो खाली बाल्टी बीकर है, इसको पानी की सरफेस पे हम रखेंगे, फिर उसको नीचे धकेलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वायु में क्या है, भार है। और डी क्या है, डी है कि 2 गुब्बारे अगर हमने, भरे हुए गुब्बारे हैं, इनको छड़ से बांध दिया, फिर उनको इक्वल सिचुएशन में लाने के लिए, साम्य अवस्था में लाने के लिए हम एक गुब्बारे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, फोड़ देंगे अगर उस गुब्बारे को हम, तो क्या हमें मिलेगा, तो हमें पता चलेगा कि वायु में क्या होता है, भार होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा ए ही सही है। क्या है, ए ऑप्शन ही हमारा सही है, ए और डी सही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न देखते हैं कि 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए, यानी कि पढ़ाना क्या है, कौन सा प्रकरण चल रहा है क्लास में, तो वायु प्रदूषण चल रहा है, और इसको पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक, ठीक है, यानी कि 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक, 4 तरह की शिक्षण, 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक है, तो 4 तरह की इन्होंने टीचिंग मेथड को, यानी कि शिक्षण पद्धतियों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। तो देखते हैं कौन सी पद्धति जो है सबसे ज़्यादा उचित है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, यानी कि एयर पॉल्यूशन पे हम क्या करें, उन्हें कोई चित्र दिखा दें कि भाई इतना एयर पॉल्यूशन है, देख लो ये क्या है, पुअर है, मॉडरेट है, गुड है,
वेरी गुड है, वेरी पुअर है, ये सब दिखा दे, बिल्कुल नहीं। बी है कि विद्यार्थियों से कहना है कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। आगे भी देख लेते हैं। सी कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन, यानी कि क्या करें, जो प्रकरण पढ़ा रही हैं वायु प्रदूषण, उसका सस्वर पठन करने के लिए कहें और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहें। ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। डी क्या है कि प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। सबसे अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। कि क्यों, कि विद्यार्थियों से कहें कि दीपावली आती है उससे पहले जो है वायु के नमूने इकट्ठा कर लें कि क्या एयर क्वालिटी कितनी है, एयर क्वालिटी जो है कितनी है, एयर क्वालिटी कितनी है, एयर क्वालिटी, और उसके बाद से उनकी इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का, यानी कि जो पहले की एयर क्वालिटी क्या है, बाद की एयर क्वालिटी क्या है, दोनों को इकट्ठा कर लें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें, निकालें निष्कर्ष को, देख लें कि पहले अच्छा था एयर क्वालिटी कि बाद में अच्छा है एयर क्वालिटी। बस ये सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारा एयर पॉल्यूशन को समझने के लिए। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। तो 9वां प्रश्न है कि एक शिक्षक का तनावग्रस्त बच्चों की पहचान, एक शिक्षक जो है तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे आप पहचानेंगे कि आपके क्लास में कोई तनावग्रस्त बच्चा है, उसको आप कैसे पहचानेंगे तनावग्रस्त बच्चे को। मान लीजिए आप खुद शिक्षक हैं, आप प्राइमरी में खुद ही शिक्षक हैं, तो कैसे आप तनावग्रस्त बच्चों की पहचान करेंगे। तो देखिए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, क्या है कि पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, तो क्या ये तनावग्रस्त बच्चा है? बिल्कुल नहीं। ये बच्चा क्या है, नॉर्मल बच्चा है कि पढ़ाई में एकाग्रचित है। वो बहुत बात करता है, तो बहुत बात करने वाले बच्चा तनावग्रस्त नहीं हो सकता है। अति सक्रियता, यानी कि क्या है, बच्चा जो है हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, अति सक्रिय हाइपर एक्टिविटी है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी कर रहा है, तब भी नहीं। बल्कि जब बच्चा आक्रामक व्यवहार करेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चा क्या है, तनावग्रस्त है, आक्रामक व्यवहार करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है, यानी कि पानी के साथ प्रयोग कर रही है ज्योति, और वह देख रही है कि क्या है, स्टील की जो खाली कटोरी है वो पानी में तैरती। नॉर्मली आप स्टील की कोई भी कटोरी खाली होगी तो डालें तो आप तैरने लगेगा, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कटोरी डूब जा रही है पानी में। इससे आगे आपको भरना है, इस तथ्य द्वारा व्याख्या सहित किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, आइए देखते हैं। कि सबसे पहले क्या है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके बाहर की तुलना में ज़्यादा है, यानी कि जो स्टील की कटोरी पर बल लग रहा है उसका जो भार है, ये बाहर नहीं रहेगा, उसका जो भार है ना, उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है, तभी कटोरी क्या हो, डूब नहीं रही है। बिल्कुल, बात तो ये सही कह रहा है लाइन कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए वह कटोरी डूब नहीं रही है। क्योंकि लोहे की जो कटोरी है, लोहे की कील है, लोहे की कील एक छोटी सी कील है, लोहे की छोटी सी कील डूब जा रही है। तो लोहे की जो कील है, क्या है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही है कि जो स्टील की कटोरी पर बल लग रहा है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन लोहे की कील पर जो बल लग रहा है उसके भार की तुलना में कम है, तो वह डूब जा रहा है। उसकी भार, यानी कि कील पर लगने वाला बल जो है, जो कील का भार है, वेट है, उससे कम है, तो वो कील पानी में क्या हो जा रहा है, वो कील पानी में डूब जा रहा है। लेकिन कटोरी का क्या है, कटोरी पर लगने वाला बल जो उसका भार है कटोरी का, उससे ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, पानी में कटोरी स्टील की नहीं डूब रहा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न देखते हैं कि 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में मिलता है, यानी कि पेड़ पौधों की बात कर रहा है और जीव जंतुओं में कौन सा मिलता है। तो देखते हैं, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, और कह रहा है कि देखिए रिप्रोडक्शन, भोजन बनाना तो ये प्लांट्स में भी होता है और क्या होता है, तो ह्यूमन्स में भी होता है। लेकिन अगर सबसे अप्रोप्रिएट की आंसर की बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी होगा कि वृद्धि और प्रजनन। क्या होगा, वृद्धि और प्रजनन ही हमारा
बेस्ट एग्जाम्पल होगा किसके लिए, तो जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में ही पाया जाता है यह। ठीक है, अब आगे देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या है। तो 12वां प्रश्न है हमारा, अंजलि की सहेली दांतों में, यानी कि जो दांत हैं इसके क्षय रोग से, यानी कि दांतों के क्षय रोग नहीं, क्षय मतलब कि दांत खत्म हो जाएंगे, पायरिया पकड़ ले या कुछ भी हो जाए तो अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं कि कैसे आपके दांत नहीं क्षय होंगे, नहीं खत्म होंगे। तो देखिए, पहले कह रही है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। बात तो सही कह रही है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करें तो उसमें क्या है, जर्म्स नहीं लगेंगे तो दांत क्षय से बच जाएंगे। इनेमल कम न हो इसके लिए क्या करें, तो इनेमल कम न हो इसके लिए आप ब्रेसेस पहने। बात तो ये भी क्या है कि इनेमल कम न हो इसके लिए आप ब्रेसेस पहने, क्या ये फिजिबल है, सही है कि आप क्या इनेमल ना घिसे इसके लिए आप ब्रेसेस पहने? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ठीक है पदार्थ न लें, यानी कि जो इनसे संबंधित पदार्थ इनको न लें। बिल्कुल बात तो सही है। अब कह रहा है हर खाने के बाद कुल्ला करें। अब क्या कह रहा है, हर खाने के बाद कुल्ला करें, तो सही, ये भी बात सही कह रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन कौन सा होगा, तो देखिए कौन कौन सही है। 2 बार हम दिन में ब्रश करें ताकि जर्म्स ना हो, और हम मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कोई पदार्थ न लें, और क्या है कि हर खाने के बाद हम कुल्ला अवश्य करें, यानी कि ACD। बी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ACD, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, सही है। यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो पहले इन 2 ऑप्शनों को आप एलिमिनेट कर दीजिए, काट दीजिए। अब ए और सी, देखिए ए और सी भी सही है, लेकिन आपको डी भी तो देखना है, डी भी सही है क्योंकि हर खाने के बाद आपको कुल्ला करना है। आगे 13वां प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, और कह रहा है के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम। मछली घर क्या होता है, एक्वेरियम कहते हैं उसे। तो मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है एक्वेरियम में हवा वाला पंप, यही आपसे रीज़न जानना चाह रहे हैं क्यों रखते हैं हम। तो देखिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या फिर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए हम क्यों रखते हैं हवा वाला पंप। तो क्यों रखते हैं कि जब अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, ताकि मछलियाँ क्या अच्छे से श्वसन कर सकें और जीवित रह सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं अपना कि क्या कहता है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी उबला है, लेकिन क्या है फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया गया है और उससे भरा एक्वेरियम में डाल दिया गया। तो अब पानी उबल गया, तो आप सोच लीजिए यहीं पे कि पानी उबल गया तो उसके सारे मिनरल्स, सारे खनिज क्या हो गए, समाप्त हो गए। पानी भले है लेकिन उबलने के बाद उसके सारे मिनरल, सारे खनिज क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब आगे देखिए, तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी यानी कि एक्वेरियम का पानी, प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाना चाहिए, ऑक्सीजन रहित हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन रहित हो गया, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है या मछली के तैरने योग्य नहीं, ये भी नहीं है, बल्कि उसके मिनरल्स, उसके खनिज क्या हो गए, समाप्त हो गए। जो मिनरल्स चाहिए मछली को पानी में रहने के लिए वो समाप्त हो गए हैं क्योंकि पानी उबल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न अपना क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि मून के सरफेस के बारे में, उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो देखते हैं कि पानी नहीं, यानी कि चाँद की सतह पर क्या है, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा और ऊंचे पहाड़, नहीं ऐसा नहीं है। बी देखते हैं कि पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़। आगे भी देख लेते हैं हम कि हवा नहीं है, क्या चाँद के सरफेस पे वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे क्या है, गुरुत्व नहीं है, गुरुत्व यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और पानी नहीं है और हवा नहीं, वहाँ पे हवा भी नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह की बात कर रहा है। तो क्या है, चाँद की सतह पर पानी नहीं है, ठीक है, और गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़,
ये चाँद की विशेषताओं के, उसकी सरफेस की विशेषताओं की सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि वहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, मून पे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 16वां प्रश्न अपना क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न है कि आरती एक पोस्ट पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। कोई पोस्ट पढ़ती है आरती जो किसी बीमारी की रोकथाम से संबंधित सावधानियां बता रहा था। अब देखते हैं, ए है कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। तो किस बीमारी से सावधान रहने की बात कर रहा है ये, यही रीजंस दिए गए हैं। कौन से रीजन? तो भैया देखिए कि अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलर यानी कि पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का उपयोग करें। क्या करें? स्वयं के बचाव के लिए जाली का उपयोग करें। ये जो चारों रीजंस दिए गए हैं तो किस बीमारी के लिए दिए गए हैं, किस बीमारी से बचाव के लिए ऐसा करना है। देखिए, पोस्टर का उद्देश्य है कि किस बीमारी को फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। उनकी इस पोस्ट का उद्देश्य क्या है कि किस बीमारी को फैलने से रोकें हम। तो आइए देखते हैं कौन सी बीमारी से फैलने के रोकने के लिए बात कर रहा है। चेचक और मलेरिया। तो चेचक ऐसे आसपास पानी जमा हो जाए तो उससे चेचक नहीं, मलेरिया हो सकता है लेकिन चेचक नहीं होता। डेंगू और आई फ्लू भी नहीं हो सकता है। टाइफाइड हैजा ये भी नहीं है, लेकिन डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर ये हो सकता है आपके पास जो है डेंगू, क्योंकि डेंगू वाले मच्छर कहाँ, गंदे पानी में आसपास पानी जमा हो जाए, नाली, टंकी और कूलर में पानी जमा रहे, साफ ना करें तो वहाँ पे डेंगू वाले मच्छर पनप जाते हैं, तो वहाँ पे डेंगू होगा और क्या होगा, जापानी मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा इनके काटने से। ऑप्शन डी हमारा क्या है, तो यही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। उनकी ऐसा कौन सा शब्द समूह है जो आपस में क्या है, निकटतम रूप से संबंधित है। देखिए, लौह, मलेरिया, एनीमिया। अनीमिया मतलब रक्त की अल्पता होती है और रक्त। तो देखिए आगे देखते हैं, लौह हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, एनीमिया हो गया और आंवला। मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। फिर कह रहा मच्छर, मलेरिया और एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता। क्या होता है, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता इसे कहते हैं कि खून की कमी शरीर में हो जाए, उसे हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बी। क्यों? क्योंकि कह रहा है लौ हो गया, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला एक ही के निकटतम रूप हैं। किसके? एक ही के निकटतम रूप हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। और आंवला से आयरन, आंवला में क्या होता है, आयरन अधिक पाया जाता है। तो आयरन जब अधिक पाया जाएगा आंवला में, यानी कि हीमोग्लोबिन अधिक रहेगा, तो हीमोग्लोबिन अधिक रहेगा तो एनीमिया नहीं होगा। यानी कि हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। कितना अच्छे से ऑप्शन को दिया गया है। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या है कि 18वां प्रश्न कह रहा है अभिभावक, शिक्षक, अतः नहीं अंतः क्रिया, क्या रहेगा, अंतः क्रियाओं को, यानी कि अभिभावक, शिक्षक अंतः क्रियाओं को, अंतः क्रिया मतलब इंटरेक्शन की बात कर रहा है, उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो है पीटीएम होता है, जैसे पीटीएम होता है ना, पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, उसमें अभिभावक और शिक्षक दोनों क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है वही पूछ रहा है। तो कह रहा है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। आगे भी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है कि सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना ये भी जरूरी नहीं है। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, इसलिए भी पीटीएम नहीं होता है, बल्कि पीटीएम क्यों होता है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की जो योग्यता है, क्या बच्चे में क्या योग्यता है, बच्चा बहुत अच्छा किस सब्जेक्ट में पढ़ने में है और उसकी कमजोरियां कहाँ पे हैं, इस बारे में चर्चा करने के लिए हम पीटीएम करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है हमारा। 19वां प्रश्न है यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है, तो किस चीज़ को रखती है, अब कोई वो चीज़ बतानी है।
उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। अब आप देखिए अपने किचन में क्या करते हैं, किस चीज़ को कटोरी में रख के और मान लीजिए फ्रिज में रख देते हैं। नॉर्मली तो अब क्या करते हैं हम लोग फ्रिज में, लेकिन पहले फ्रिज नहीं था तो किस चीज़ को इंसान कटोरी में रख कर और ठंडा पानी डाल देता था ताकि वो क्या हरा भरा रहे। किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप देखिए। अब बी कह रहे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं, उसे धूप में खुला फैला देती हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। उपर्युक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करेंगे। ये जो बी है यह किसकी ओर संकेत कर रहा है कि गीले कपड़े में लपेट देती हैं, तो आप किस चीज़ को गीले कपड़े में लपेटती हैं, इसके ऑप्शन सेट नहीं हुए हैं। ठीक है, किस चीज़ को आप करती हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा धनिया। धनिया ही है जिसे आप क्या करती हैं, इस धनिया को, हरा धनिया होता है, इसे ही आप गीले कपड़े में लपेट देती ताकि वो जल्दी सूखे नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न क्या है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। 20वां प्रश्न है कि कक्षा 5 में विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाना है। क्या है, घर्षण, फ्रिक्शन पढ़ाना है। और पढ़ाते समय एक शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है। ठीक है, अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण यानी कि फ्रिक्शन हमारे कई तरीके से उपयोगी है। फ्रिक्शन क्या है, तो कई तरह से उपयोगी है। और उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा गलत है, गलत कौन सा उदाहरण दिए हैं फ्रिक्शन के लिए, घर्षण के लिए उदाहरण दिए हैं, एक गलत कौन सा है। तो आइए देखते हैं। कह रहे हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम क्या चल पाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि जूते और ज़मीन के बीच जब फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तभी हम क्या हैं, चल पाते हैं। तो ये सही चीज़ है। और बी क्या है, बी है ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल की बात करें, किसकी, वर्टिकल की बात करें। वर्टिकल इस ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई कोई वस्तु, ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास आ जाती है। नहीं, फ्रिक्शन के कारण नहीं बल्कि गुरुत्व के कारण। किसके कारण, गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के कारण। ठीक है, ग्रेविटी के कारण वो हमारे पास आ जाती है। ब्रेक लगाने पर रुक जाना, यानी कि गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो ये भी सही है। यानी कि पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम क्या करते हैं, लिख पाते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी हमारा क्या है, यही हमारा राइट आंसर होगा। यही गलत है कि जो कोई वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो वह घर्षण फ्रिक्शन के कारण नहीं बल्कि गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे दिल्ली में देख लीजिए कि पर्यावरण, एयर पॉल्यूशन कितना हाई हो जाता है वहाँ पे, तो क्या है, क्योंकि वहाँ पे वाहन भारी संख्या में है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से, आगे भरना है आपको, के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का, किसका, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। घर से बाहर जाने से बचें। ऐसा ये कोई लॉजिक नहीं कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप रोज़मर्रा के आपको दैनिक जो काम है वो तो करने ही है। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखना, ये भी कोई हमारा लॉजिक नहीं बनता है। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना, ये भी सही नहीं है, बल्कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही है कि किस रूप से आप योगदान कर सकते हैं। तो आने जाने के लिए सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करिए। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका के पास दत्त कार्य, मतलब क्या होता है, होमवर्क हो गया, होमवर्क जमा नहीं करता। इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो क्या हो सकता है शिक्षिका के लिए, इसे यानी कि उस जो बच्चा है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, ऐसा बिल्कुल नहीं। अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों को एक नोट लिखना और इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें कारण का पता लगाना है कि बच्चा ऐसा क्यों करता है, होमवर्क नहीं जमा करता है। उसकी अनियमितता के कारणों को हम पता लगाएंगे और क्या करेंगे, समीर को हम उचित परामर्श देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। 23वां प्रश्न है वायु हर जगह है। 23वां प्रश्न कह रहा है
कि वायु क्या है, हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, तो क्या क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर के अंदर वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। अब ये प्रश्न पूछता है ये, और प्रकरण क्या पढ़ा रहे हैं, वायु। अब ये प्रश्न क्यों पूछते हैं, आगे देखते हैं कि शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, जो शिक्षक है वो शिक्षक जो है शिक्षार्थियों में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, कौन सी स्किल, कौन से कौशल को डेवलप करना चाहता है शिक्षक। तो क्या इससे चिंतन कौशल विकसित होगा, संवेगात्मक कौशल विकसित होगा, अवलोकन कौशल या फिर वर्गीकरण कौशल, कौन सा जो है कौशल विकसित होगा। तो इससे बच्चों में अवलोकन कौशल, क्या अवलोकन मतलब क्या होता है, अवलोकन का मतलब होता है देखना, यानी कि जो अवलोकन कौशल है वह क्या होगा, विकसित होगा बच्चों में। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है। अब 24वां प्रश्न है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं उनसे भी कम है 4 विद्यार्थी, और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान, यानी कि जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। 4 क्लास में मान लीजिए आपके 30 बच्चे हैं, 30 में से क्या है, मान लीजिए कि 26 बच्चे एवरेज हैं, 26 बच्चे एवरेज हैं लेकिन 4 एवरेज से भी कम हैं। अब इनको इन 26 की तरह लाने के लिए आप क्या करेंगे, यही चीज़ पूछ रहा है। तो आगे देखिए कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्र की पहचान करेंगे, ठीक है, और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना हो सकता है ये भी। आगे देखते हैं, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय क्या करें, आएँ, उन्हें घर पर काम करने के लिए अतिरिक्त, यानी कि घर पर करने के लिए अतिरिक्त होमवर्क दे दो, इससे ये कोई सोल्यूशन नहीं बनता है। बी भी है क्या कि अगर यह सुनिश्चित कर लें कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, तो क्या हम उन्हें ला सकते हैं औसत के बराबर, बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, इससे भी बच्चा क्या है, एवरेज नहीं बन सकता है, बल्कि वह उनके अधिगम, ऑप्शन ही हमारा सही है कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्र की हम पहचान करेंगे कि बच्चा किस क्षेत्र में क्यों अधिगम नहीं कर पा रहा है। अधिगम का मतलब सीखना है, तो क्यों सीख नहीं पा रहा है बच्चा, अधिगम का मतलब लर्निंग हो गया, सीखना हो गया, बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, और उसके अनुसार हम क्या करेंगे, सुधारात्मक उपाय करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारा। 25वां प्रश्न है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा तरीका से, यानी कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है और इसके लिए बेस्ट तरीका पूछ रहा है कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डिज़ाइन तैयार करेंगे, डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, और उसके बाद से क्या, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। क्या ये सही है? आगे देखते हैं, प्रश्न लिखना और इसका संपादन करना, ठीक, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर अंक योजना लिखना। सी है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना, या डी है डिज़ाइन, पहले हम क्या करें, डिज़ाइन तैयार करें, ब्लूप्रिंट तैयार करें, उसके बाद से प्रश्न को लिखें और उनके साथ संपादन करें, तब अंक योजना बनाएं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आप भी किसी भी चीज़ का पढ़ाई करते हैं तो पहले आप एक डिज़ाइन, एक क्या करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं, पहले से हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें डिज़ाइन तैयार करते हैं कि भाई पहले सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है, क्या हम किस पे हमारी रिच है, किस पे हमारी कम रिच है, तो डिज़ाइन तैयार करते हैं ना। डिज़ाइन तैयार करने के बाद आप क्या करते हैं, तो एक ब्लूप्रिंट, ऑप्शन डी ही सही है, एक ब्लूप्रिंट फिर तैयार करते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं, प्रश्न लिखते हैं और फिर से उसका हम संपादन कर देते हैं। अब अंक योजना हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, अंतिम आज देखते हैं 26वां प्रश्न क्या है। 26वां प्रश्न है कि एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी, सेक्शन बी है, उसको ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। यानी कि अनुभाग ए, सेक्शन ए है, उसको पेट्रोलियम और कोयले के भंडार पढ़ाने में रिक्तीकरण है और इसको पढ़ाने के लिए हम मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करते हैं, और सेक्शन बी है, इसको पढ़ाने के लिए ग्रीन बोर्ड पर हम आरेख बनाते हुए पढ़ाते हैं। और बाद में यह पाया गया जो अनुभाग ए यानी कि सेक्शन ए के विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, बेहतर सीमा तक प्रकरण को जो समझ गए
ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? क्यों समझ गए सेक्शन ए वाले बच्चे अच्छे से समझ गए और बी वाले नहीं समझे? तो देखिए, कह रहे हैं बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। बहुउपागम जो है क्या है, वह दैनिक जीवन के अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग क्या है कि मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। सी है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। और डी है ग्रीन बोर्ड एक अच्छे दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन सी हमारा साफ दिख रहा है कि यही क्या है, हमारा एक पॉजिटिव आंसर है, सही है। क्योंकि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है वह बेहतर संधारण के अच्छी तरीके से कोई मूवी देख लीजिए, आप देखते हैं तो कितने सालों तक आपको याद रहता है। तो बात वही चीज़ है कि दृश्य और श्रव्य देख सुन लेते हैं तो वो जो भी चीज़ें आपकी इंद्रियों के द्वारा वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में क्या हो जाती हैं, फिट हो जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न क्या है। 27वां प्रश्न है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलना और उसकी सामग्री को दिखाने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। देखते हैं आगे भी कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। सी है कि सैंपल यानी कि सैंपट जो है, सैंपल नहीं है क्या होगा, सैंपट होगा, कि सैंपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाने की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हम आरेख बना दें। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा ऑप्शन ये सही होगा कि अगर पोषण प्रकरण का परिचय प्रभावी तरीके से देना है तो शिक्षक क्या करेगा कि जो जितने बच्चे हैं, क्योंकि वो सारे बच्चे क्या हैं, अलग अलग घरों से आ रहे हैं, अलग अलग लोकेलिटी से आ रहे हैं, तो वो उनके लंच बॉक्स में भी वेरिएशन होगा। वो अलग अलग प्रकार के टिफ़िन लाए होंगे तो उनमें अलग अलग वेरिएशन होगा, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें अलग अलग भरी होंगी। तो जो लंच बॉक्स होगा उनको दिखाएं, उसकी सामग्री को दिखाएं और बाद में शिक्षक जो है सबके लंच की व्याख्या करें कि अगर किसी ने पनीर लाया तो उसको बताएं कि इसमें क्या है, बेहतर प्रोटीन है, किसी ने केले की सब्जी लाई तो कार्बोहाइड्रेट है, आलू लाया तो कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर किसी बच्चे ने चावल लाया है तो उसको बताइए कि चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट वो है, एग्जाम्पल है। रोटी लाया तो बताइए कि इसमें क्या होता है, ग्लूटीन होता है। तो ये सब चीज़ें बताएंगे बच्चे को, तो इससे हम क्या पोषण प्रकरण को अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं बच्चे को। आगे देखते हैं 28वां प्रश्न आज का क्या है। तो 28वां प्रश्न है शामिल करना यानी कि इंगेज करना। शामिल करना मतलब क्या हो गया, इंगेज करना। खोजबीन करने का मतलब हो गया एक्सप्लोर करना। खोजबीन करना मतलब एक्सप्लोर करना। व्याख्या करने का मतलब क्या हो गया, एक्सप्लेन करना। और विस्तार करना, इलेबोरेट करना। मूल्यांकन करने का मतलब हो गया एवेल्युएट करना। क्या करना, एवेल्युएट करना। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस हैं। अब कह रहे अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। कौन सी गतिविधियां, तो कह रही हैं कि बीजों को रात भर पानी में रख दें और उन्हें सूती गीले कपड़ों में रख दें। और बी कह रही हैं कि 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आप परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। सी है कि पुस्तक पढ़ें और दिए गए वर्कशीट पर काम करें। डी है शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं है, यानी कि जो ऊपर गतिविधियाँ बताई गई इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। क्या चीज़ नहीं कह रही हैं कि एक्सप्लेन या फिर इलेबोरेट नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन या इवेल्युएट नहीं हो रहा है, इंगेज या एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, या फिर इंगेज या इवेल्युएट नहीं हो रहा है। तो क्या नहीं हो रहा है, तो हम बच्चे को इंगेज और एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। क्या, इंगेज और एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है, यानी कि शामिल नहीं कर रहे हैं और फिर एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं बच्चे को। हम क्या कर रहे हैं, तो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को खोजबीन नहीं करने दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है यह हमारा कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। क्या, यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह किसमें सहायता करेगा, रणथंभौर कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान में है, याद रख लीजिएगा कहाँ पे है, राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें क्या, ये किसमें सहायता करेगा, तो देखिए कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करने, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मज़ा करना और
प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, यानी कि किसके लिए, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा अगर आप कोई भी राष्ट्रीय उद्यान घुमाने ले जा रहे हैं बच्चों को, तो क्या होगा, कक्षी अधिगम की जो वास्तविक जीवन स्थितियां हैं उनके साथ हम जोड़ सकेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इन्वायरमेंट की पहली क्लास। आगे आपको इससे भी और बेहतरीन क्लासेस मिलती रहेंगी, सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलेंगी, और इसके साथ ही साथ आप पेडागोजी पे अपनी पहुंच बनाए रखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्या हैं, पेडागोजी के ही प्रश्न हैं। तो पेडागोजी के भी हैं और भी प्रश्न हैं, पेडागोजी ही आपकी क्या है, सक्सेस की इतने कम समय में आपको जो है सीटेट पास करवा सकती है, क्योंकि आगे आपकी वैकेंसीज बहुत सारी हैं। तो आई होप आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।